5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किए जाने के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया लगातार जारी है और प्रति माह इसकी समीक्षा करने के लिए मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र जी स्वयं अयोध्या आते हैं और इसी क्रम में 21 और 22 जनवरी को अयोध्या प्रवास पर हैं नृपेंद्र मिश्र जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर, 2 दिन की इस बैठक के दौरान किन अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ? यह आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मेरे मन में ये उत्सुकता थी कि आपके माध्यम से मैं मंदिर निर्माण की स्थिति स्पष्ट कर सकूं। ऐसे श्रद्धालु हैं, अनेक श्रद्धालु हैं, जो संभवतः समझते हैं कि अभी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, या वह यह समझते हैं कि नींव, जो मंदिर निर्माण की नींव है, उसका कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 5 अगस्त की यात्रा और जो उन्होंने शुभारंभ किया, उसके बाद से निर्माण कार्य में गति आई है और किसी प्रकार की बाधा नहीं है। यह सही है कि जो इंजीनियरिंग की दृष्टि से या उसको और स्पष्ट करें कि फाउंडेशन के स्ट्रक्चर की दृष्टि से कुछ ऐसे प्रश्न उठे जिनका निराकरण आवश्यक था। उदाहरण के लिए, जब लार्सन टूब्रो ने पाइल को, जो एक तरीके से स्तंभ समझें आप, वो नीचे डाला टेस्ट करने के लिए, और उस पर एक वजन, जो कि मंदिर का आप अनुमान लगाएं कि पूरी मंदिर अगर निर्मित हो जाए तो उसका वजन, आधारशिला उस पर आएगी, उस प्रकार का वजन उन्होंने मैकेनिकली क्रिएट करके डाला। तो कुछ यह संकेत मिला कि भूमि की जो गुणवत्ता है वह इस प्रकार है कि पाइल्स थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर वो एक दिशा में संकेत मिले कि वह झुक सा गया। यद्यपि वो जो भार डाला गया था वो अधिक आश्वस्त होने के लिए जो भार होने वाला है प्रस्तावित, उससे कहीं अधिक था, लेकिन सबकी जो एक तरीके से आप समझें कि राष्ट्र की इच्छा थी, वह यह कि ऐसा निर्माण किया जाए जिससे इस मंदिर का जीवन काल कम से कम 1000 वर्ष हो। तो यह उचित पाया गया कि 8 जो देश के इस क्षेत्र में जो भूमि के नीचे की तकनीकी ज्ञान रखते हैं, जिसको जियो टेक्निकल नॉलेज कहते हैं, और सिविल इंजीनियर होते हैं, वह दो देश के सबसे ख्याति प्राप्त इंजीनियर हैं। उनकी एक कमेटी 8 सदस्यों की बनाई गई। आईआईटी के पूर्व डायरेक्टर, आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर
प्रोफेसर राजू उसके अध्यक्ष थे और CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर उसके कन्वीनर थे और बाकी सदस्य जो थे वो भी सभी IIT के प्रोफेसर या डायरेक्टर थे। तो उन्होंने यह कहा कि दो प्रकार की टेक्नोलॉजी अब नई हो गई है, जैसे पाइल्स जो कि डालने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें एक नया स्वरूप है कि वाइब्रो स्टोन पाइल्स डाले जाएं, जिसमें वाइब्रेशन के माध्यम से, मैकेनिकल वाइब्रेशन के माध्यम से नीचे जो स्टोन है वो दिए जाते हैं। और दूसरा जो कि एक तरीके से पूर्व परिचित और विश्वसनीय टेक्नोलॉजी है वो यह है कि ज़मीन की गुणवत्ता का अध्ययन करके एक सीमा तक, गहराई तक उसको खोदा जाए, जिसको एक्सकवेशन कहते हैं। तो वह किया जा सकता है। ट्रस्ट में हमारे जो सम्मानित सदस्य इस निर्माण समिति के सदस्य हैं, उन्होंने यह उचित पाया कि हम पूर्व परिचित व्यवस्था और विश्वसनीय जो है, जिस प्रकार का निर्माण अनेक जगहों पे हुआ है मंदिरों में, तो वो हम एक्सकवेशन की व्यवस्था करें। तो ऐसा नहीं था कि निर्माण कार्य जो है वो रुक गया, केवल पाइल्स की बजाय हम जमीन की एक्सकवेशन की व्यवस्था करने लगे। यानी कि अब उस पूरे भूभाग की खुदाई होगी एक निश्चित सीमा तक, और फिर सॉइल एनहेंसमेंट जैसी तकनीक का क्या इस्तेमाल किया जाए? जी। तो अब लगभग आप समझें कि अनुमानित है, और हम लोग बोर होल से सॉइल का और भी टेस्ट कर रहे हैं, और यह अनुमानित है इंजीनियरिंग दृष्टि से कि लगभग 12 मीटर का एक्सकवेशन होगा। यह जो ज़मीन में हमारी मिट्टी होगी, सॉइल, उसको हटाएंगे, उसमें से जो उपयोगी होगी उसको वापस लाएंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त इंजीनियर्ड सॉइल उससे भरेंगे और लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्शन करेंगे। एक लेयर उसका मैकेनिकल कॉम्पैक्शन, दूसरी लेयर मैकेनिकल, और हर लेयर का टेस्ट करेंगे कि उसकी किस प्रकार की जी हाँ स्ट्रेंथ है। प्रयास यह है, और ये मान करके चलें कि वो प्रयास निश्चित रूप से वही होगा, कि ये जो इंजीनियर्ड सॉइल है, इस कॉम्पैक्शन के बाद बिल्कुल इसके वही गुणवत्ता होती है जो एक स्टोन की होती है, पत्थर की होती है। तो ये इंजीनियर्ड सॉइल क्या हो, तो इसके लिए भी बड़ा विस्तार से विचार हुई। इस 2 दिन की बैठक में भी बहुत विचार किया गया, और इसकी एक ऑलरेडी कमिटी इंजीनियर्स की बनी हुई है, जिसमें IIT चेन्नई, IIT दिल्ली के भूतपूर्व इस विषय के प्रोफेसर और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, यह 3 लोग संस्तुति करेंगे कि क्या हम इस प्रकार का कंक्रीट जो ऐश के साथ मिक्स होकर के बनता है, फ्लाई ऐश के साथ, वह डाल के कॉम्पैक्ट करें, या लाइमस्टोन और लाइमस्टोन के साथ पोज़ोलिना और अन्य सैंड वगैरह को जोड़ करके उसे डालें और कॉम्पैक्ट करें। अभी हमारी खुदाई लगभग
4 से 6 सप्ताह 12 मीटर तक पहुंचने में लगेगा। ऑलरेडी बहुत हिस्सा खुदाई का हो चुका है। लगभग 15,000 क्यूबिक फीट जो सॉइल है वो वहाँ से निकाला जा चुका है, लेकिन कुल खुदाई में 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। तो इस बीच में अगले 15 दिन में ये इंजीनियर्ड सॉइल की रिपोर्ट भी आ जाएगी और फिर उसके अनुसार जो हिस्सा हम तैयार कर लेंगे खुदाई से, उसमें उसको भरना शुरू करेंगे और कॉम्पैक्ट करेंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे दूसरे तीसरे चरण तक जो 5 मंडप हैं मंदिर के जो डिज़ाइन में हैं, गर्भगृह से लेके अंतिम प्रवेश द्वार तक, उसको कॉम्पैक्ट करके हम भूतल तक लाएंगे। वहाँ पर हम एक राफ्ट की रचना करेंगे और वो जो राफ्ट होगा उसके ऊपर पत्थर लगने शुरू होंगे। यह पहले भी प्रस्तावित था, उसी प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है। इसलिए किसी प्रकार का यह जो संकेत दिया जाता है कुछ जगहों पर कि निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ, वो सतत जारी वो सतत जारी है। वो अगस्त के बाद जारी है। बीच बीच में हम टेस्ट भी करेंगे, टेस्ट के परिणाम आएंगे, यदि कोई अन्य करेक्शन करना होगा तो हम करेंगे, लेकिन हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं, हमारी समय सीमा स्पष्ट है और बिल्कुल उसके अनुसार ही कार्य हो रहा है। सर, ये जो इसके पहले 1200 पिलर्स या फिर उनकी पाइलिंग करना, इन सब के हटाए जाने या इसको निरस्त किए जाने की वजह क्या ये रही कि नीचे बलुआ मिट्टी है और 250 फीट के नीचे जो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो उतनी माकूल नहीं थी कि ये निर्माण कालजयी हो सके? आपने सरल भाषा में कहा, ये सही है कि एक विकल्प तो यह था कि हम 1200 पाइल्स बोर करें और उन पाइल्स पे राफ्ट की संरचना करें और राफ्ट के ऊपर पत्थर स्टोन का लाएं। तो उसमें जब टेस्ट रिजल्ट्स कुछ ऐसे आए जो विश्वसनीय पूरी तरीके से नहीं थे। ऐसा नहीं है कि पाइल्स पे कार्य नहीं होता, पाइल्स पे अनेक जगहों पे कार्य होता है, बड़े बड़े ऊंचे निर्माण कार्य होते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि बहुत सावधानी से और एक लक्ष्य की दिशा में थे कि इसका जीवन काल लगभग 1000 वर्ष हो, इसलिए ये उचित पाया गया। जो ज़मीन की आपने बात बताई कि पहले डेब्री है, क्योंकि इसमें जो हजारों साल के निर्माण कार्य जो गिरे जी, वो तो डेब्री है, वो स्थिर नहीं है, उसका सेटलमेंट पूरा नहीं है। उसके नीचे भी जो सतह था वो भी इस प्रकार का नहीं था कि हम उसको ठोस या अच्छी मिट्टी का कहें। इसीलिए 12 मीटर तक सोचा गया कि ओपन एक्सकेवेट कर दें और हम फिर इंजीनियर्ड सॉइल से भूमि का निर्माण करें और उस पर जो है वो पत्थर की जो संरचना है वो आए। यानी पूरा 12 मीटर तक का एक स्टोन जैसा स्ट्रक्चर तैयार होगा, पूरे मंदिर के वॉल्यूम का, आयतन का, क्षेत्रफल का, और फिर उसके बाद उस पर स्थायी निर्माण होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस प्रकार के अध्ययन हुए कि पहले के मंदिरों में क्या निर्माण शैली थी, उनको भी अध्ययन करके नई टेक्नोलॉजी में उसको उतार करके और यह रखा गया है कि हम किस तरीके से सॉइल को हटाकर एक नया सॉइल, इंजीनियर्ड सॉइल लाएंगे और उस सॉइल का परिणाम यह होगा कि वो बिल्कुल उसकी गुणवत्ता पत्थर जैसी होगी, स्टोन जैसी होगी, और उसके ऊपर राफ्ट लाएंगे और राफ्ट के ऊपर हम स्टोन की व्यवस्था करेंगे। नींव निर्माण की प्रक्रिया तकरीबन आपके हिसाब से कब शुरू हो जाएगी? देखिए, खुदाई में करीब 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। 12 मीटर तक खुदाई होगी। 12 मीटर तक खुदाई का मतलब यह है
कि लगभग लगभग 2 लाख क्यूबिक फीट भूमि जो है उसका सॉइल निकाला जाएगा। इसी अवधि में इंजीनियर्ड सॉइल की रिपोर्ट आ जाएगी। सॉइल की रिपोर्ट के अनुसार वो मिक्स बनाया जाएगा और उसकी व्यवस्था करके जहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, जहाँ हम उचित गहराई तक पहुँच गए होंगे, तो वहाँ पर हमारी यह आप यूँ समझें कि इंजीनियर्ड सॉइल फिल करने की व्यवस्था हमारी शुरू हो जाएगी। तो दोनों कार्य साथ साथ चलेंगे। एक ऐसी अवधि आएगी जिसमें वो साथ होने लगेंगे कि हम आगे उसकी खुदाई करें और पीछे उसका कॉम्पैक्शन करें। तो ऐसा हम है। और जो हमारा पूर्व अनुमान था कि ये जो एक्सकवेशन होगा इसमें 24 महीने लगेंगे, 2 मानसून आ जाएंगे, उससे कठिनाई होगी, पानी इकट्ठा होगा, इन सब चीज़ों को बड़ी विस्तार से बैठकों में चर्चा हुई और सभी एक मत के थे कि नहीं, हम इसको अधिक मशीनें बढ़ा करके और एक्सकवेशन 31 मार्च तक पूरा कर देंगे और इसी समय हमारा इंजीनियर सॉइल का काम भी शुरू हो जाएगा। तो हमने पूरी तरीके से यह सावधानी बरती है कि बरसात के मौसम में कोई हमारे कार्य में बाधा नहीं आए और यह कार्य हमारा जारी रहे। 1-2 महीने चूँकि तकनीकी परिवर्तन हुआ, तो जो 1-2 महीने एक आप कह सकते हैं कि वो तकनीकी परिवर्तन के कारण हमको दिशा बदलनी पड़ी, करेक्शन करना पड़ा, उसको हम इस जो गति है वो इस तरीके से इस गति देंगे, बढ़ाकर उसको ओवरकम कर लिया जाएगा कि वह हम कवर कर लेंगे। लोगों के मन में स्वाभाविक सा प्रश्न आता है कि कितना मंदिर निर्माण में खर्च होगा, फिर मंदिर निर्माण के परिसर के विकास में खर्च होगा। क्या इस तरीके की कोई जानकारी साझा करना चाहेंगे कि लक्षित खर्च कितना है? देखिए, अभी कोई जब तक एस्टिमेट ना बने, और एस्टिमेट बनने के लिए एक बिल ऑफ क्वांटिटी बनती है, बिल ऑफ क्वांटिटी में वर्क पूरा कैलकुलेट होता है। तो एक तो मंदिर निर्माण है और एक परिसर है। परिसर का तो बहुत कुछ निर्णय अभी बाकी है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ड्रेनेज कैसे होगी, जो मंदिर में भी होगी और परिसर में भी होगी। कुछ जमीन का अधिग्रहण भी करना है, इसलिए कोई इस प्रकार का अनुमान नहीं रखा गया है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि पहला अनुमान जो होगा उसके अनुसार 1000 से 1500 करोड़ रुपए का कुल कार्य होगा। हम इसलिए इसको निश्चित नहीं कह पाते क्योंकि हो सकता है कि सड़क का कार्य राज्य सरकार स्वीकार कर ले, हो सकता है सुरक्षा का कार्य राज्य सरकार कर ले, तो हमें हमारे बजट में कमी हो जाएगी। तो निश्चित तो नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक समर्पण, निधि समर्पण का अभियान है, ये एक तरीके से श्रद्धालुओं से सीधे संपर्क का अभियान है, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी की सक्रियता में और संगठनों के सहयोग से, अन्य जो संबंधित संगठन हैं उनके सहयोग से किया जा रहा है। और यह अपनी जगह सही है
कि श्रद्धालु यह चाहते हैं कि यह निर्माण कार्य किसी भी सरकार के सहयोग से नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के सहयोग से, उनके विश्वास से, उनकी जो एक तरीके से इस मंदिर के प्रति अपनी भावनाएं हैं, उससे जो धनराशि एकत्रित हो उससे पूर्ण। सर, ये भी देखा जा रहा है कि समूचा भारत इस अभियान में जुड़ा हुआ है। राम मंदिर की जगह एक राष्ट्र मंदिर निर्माण में हर कोई अपना अंशदान करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। सर, एक आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि अभी नींव की प्रक्रिया या सॉइल इंजीनियर सॉइल बन जाने के बाद फिर पत्थरों का काम शुरू होगा। पत्थरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, उसके बारे में आप कह रहे थे कि पर्यावरण मंत्रालय जल्दी ही इस बारे में कोई क्लियरेंस दे देगा, तो उन पत्थरों की आपूर्ति के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हम लोग प्रयासरत हैं और पूरी तरह से आशा करते हैं कि अगले 1 माह में इसका समाधान निकल जाएगा, क्योंकि हमें जो पत्थर चाहिए वो वही पत्थर चाहिए जो राजस्थान के माइन से हम पहले कुछ ला चुके हैं, और जो पत्थर यहाँ पर है तराशे जा चुके हैं, उसी आसपास की माइन से हमको पत्थर प्राप्त करना है। तो उस माइन के क्षेत्र को हम कानूनी ढंग से वहाँ माइनिंग हो सके और पत्थर निकाला जा सके, इसके लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को अनुरोध कर चुके हैं और पूरी तरह आशान्वित हैं कि लगभग 1 महीने में यह माइनिंग का कार्य किसी न किसी प्रकार से शुरू हो जाएगा। तो सर, पत्थरों के तराशे जाने के लिए क्या परिसर में ही किसी तरीके की कार्यशाला के निर्माण, या फिर क्योंकि पुरानी कार्यशाला में खुद ही एक तल के पत्थर तराशे जा चुके हैं और वहाँ की पत्थरों की उपलब्धता और वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से और विस्तार चाहिए? देखिए, इसमें 2 राय हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। कुछ लोगों का यह कहना है कि चूंकि तराशने का कार्य एक विशेष रूप से जो स्किल्ड लोग हैं इस क्षेत्र के, और जो अधिकांश माइंस और राजस्थान के पास के हैं, तो इसकी बजाय कि उनको अयोध्या लाया जाए, वो वहीं पर तराशें और तराशे हुए पत्थर यहाँ पर हम ले आएं और सीधे उसको मंदिर के क्षेत्र में, परिसर में लाएं। इसकी बजाय कि हम पहले पत्थर लाएं, फिर कहीं कार्यशाला बनाएं और कार्यशाला में तराशी का काम हो, ये लोग जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको और उनके परिवार को यहाँ लाएं, कम से कम 200 से 500 लोगों की इसमें आवश्यकता होगी। तो थोड़ा सा व्यवहारिक बनाना है। ये इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब माइंस जो हैं वो नोटिफाई हो जाएंगे और वहाँ माइनिंग का कार्य नोटिफाई हो जाएगा, तो उनके साथ जो एक तरीके से एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में यह व्यवस्था होगी कि तराशने का कार्य किस प्रकार से होगा। लेकिन दोनों ही विकल्प सामने हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक कार्य माइनिंग क्षेत्र के आसपास होकर के और यहाँ पर आए। जी सर, एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि पूरा ये मंदिर निर्माण प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू हुआ। आपने 39 महीने का समय सीमा निर्धारित की है और वो प्रक्रिया ये लगातार सतत जारी है। किसी भी तरीके का जो लोगों के मन में भ्रम जाता है कि देरी हो रही है या किसी तरीके का व्यवधान है, इसका पूरी तरीके से आप खंडन करते हैं? मैं पूरी तरीके से सभी श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो एग्रीमेंट में 39 महीने की व्यवस्था है और जिसका आगमन अगस्त से शुरू हो गया, घड़ी चल गई है, उसके अनुसार ही हम निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे मंदिर का, और आश्वस्त हैं कि श्रद्धालुओं को उनके मंदिर में दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध हो। परिसर में किन किन श्रद्धालु सुविधाओं का विस्तार या निर्माण किया जाएगा? ये पूरी सूची इस बैठक में प्रारंभिक, जैसे मैंने कहा, परिकल्पना स्वरूप दिया गया है। आप सही कह रहे हैं
आर्काइव्स, रिसर्च सेंटर, म्यूज़ियम, कॉन्फ्रेंस, यज्ञशाला, गौशाला, कुछ संख्या में गायों के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं, वेद पाठशाला, इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय लिया गया है। अब यह होगा कि इसका स्थान कहाँ चयनित हो इस परिसर क्षेत्र में। दूसरा निर्णय यह और ज़्यादा प्रमुख है कि इसकी डिज़ाइन, आर्किटेक्चर क्या होगा, क्योंकि अपेक्षा यह है कि मंदिर के अनुकूल ही इसकी डिज़ाइन हो। और फिर सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि इसको निर्मित करके चलाने की जिम्मेदारी किसके पास हो। उदाहरण के लिए, यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था होती है कि म्यूज़ियम का मेंटेनेंस केंद्र या राज्य सरकार देखेगी, लेकिन यह अपनी जगह स्पष्ट है कि ये सारे जो कार्य किए जाएंगे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका चरित्र, उनका जो एक अखिल भारतीय या विश्व का स्वरूप है, विश्वसनीयता, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसके अनुसार ही होगा। और उन्हीं से संबंधित म्यूज़ियम होगा या आर्काइव्स होगा। सर, बस आखिरी सवाल, और वही एक बार फिर आश्वस्त देश और दुनिया होना चाहेगी, अब श्रद्धालु होना चाहेंगे। जो निर्धारित समय सीमा है, उस निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य समुचित रूप से संपन्न होगा, रामलला स्थायी मंदिर में अपने विराजमान होंगे। पूरी तरीके से ट्रस्ट इसके प्रति संवेदनशील है, और हम आपको और आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को आश्वस्त कराना चाहेंगे कि हम इसको निश्चित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो ये थे मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र जी, जो कि ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त से प्रधानमंत्री द्वारा किए गए भूमि पूजन के बाद से अहर्निश सतत मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जारी है। मंदिर कालजयी होगा, मंदिर का स्वरूप राष्ट्र मंदिर का स्वरूप होगा, और मंदिर परिसर का निर्माण और मंदिर का निर्माण इस तरीके से होगा कि न केवल अयोध्या की महिमा और गरिमा की पुनर्स्थापना होगी, बल्कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अयोध्या पुनः स्थापित होगी।